हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की डीएचएस की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। तो ऑलरेडी मैं आपको 440 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 441 क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हाँ प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में ज़रूर देखें जो मैंने प्रीवियसली करवाए हैं। तो पहले मैंने कल आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, इन मेनिंजाइटिस विच सीएसएफ फाइंडिंग इज मोस्ट टिपिकल ऑफ बैक्टीरियल इटियोलॉजी। तो बैक्टीरियल इटियोलॉजी मतलब बैक्टीरियल कॉज है उसको मेनिंजाइटिस होने का। तो इनमें से कौन सी सीएसएफ फाइंडिंग जो है आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था दैट इज अ टर्बोइड फ्लूइड, हाई न्यूट्रोफिल्स एंड लो ग्लूकोज। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो बैक्टीरिया को ग्लूकोज के साथ लव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीएसएफ का सारा ग्लूकोज खा लेता है, जिससे ग्लूकोज लेवल्स लो हो जाता है। और ड्यू टू इन्फेक्शन जो सीएसएफ है बहुत टर्बोइड दिखता है, और न्यूट्रोफिल काउंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और अगर वायरल इन्फेक्शन होता तो वायरस को जो लव है वो है प्रोटीन के साथ, तो हमें प्रोटीन कम देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन हाइपोवोलेमिक शॉक विच हाइमोडायनामिक्स पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड। तो हाइपोवोलेमिक शॉक है मतलब फ्लूइड वॉल्यूम बहुत कम है, तो हमें कौन से हीमोडायनामिक्स पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे? सेंट्रल वीनस प्रेशर ज़्यादा है, प्रीलोड भी ज़्यादा है। सेंट्रल वीनस प्रेशर कम है, प्रीलोड कम है। सीवीआर ज़्यादा है, प्रीलोड ज़्यादा है। सीवीपी ज़्यादा है, आफ्टर लोड ज़्यादा है। तो हाइपोवॉल्यूमिक का अगर हम बात करें तो फ्लूइड वॉल्यूम कम है। तो जब फ्लूइड वॉल्यूम ही कम है तो वीनस रिटर्न तो बहुत कम होगा ना। तो जब वीनस रिटर्न कम होगा तो सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कम होगा, और प्रीलोड भी हमें क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। सो जहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी कॉमन सेंस और आपका थ्योरी कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस डेवलप सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर मेडिकेशन, विच क्राइसिस इज सस्पेक्टेड। तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को ना सडनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया मेडिसिन के बाद, तो क्या क्राइसिस हो सकते हैं? थायराइड स्ट्रॉम होगा पेशेंट को, माइस्थेनिया क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस, एडिसन्स क्राइसिस। भाई अगर पेशेंट को मेडिसिन के बाद भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है देन दिस शोज के पेशेंट को माइस्थेनिया क्राइसिस हो गए हैं। व्हाट इज माइस्थेनिया क्राइसिस? कि जो नर्व और मसल है उसके बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रहता, और जब ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स को पकड़ती है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ही करवाती है। यहाँ पे पेशेंट फिर वेंटिलेशन पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नियोस्टिग्माइन जो है मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस देनी होती है, सो दैट वो जो जंक्शन है वहाँ पे जो है कनेक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, विच एसिड बेस इम्बैलेंस अकर्स इन सैलिसिलिएट पॉइजनिंग। तो एस्पिरिन अगर किसी ने ज़्यादा कंज्यूम कर ली है तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मिक्स्ड एसिडोसिस। तो बिकॉज एस्पिरिन जो है इट इज़ एन एसिडिक इन नेचर और आप पेशेंट इसे इंजस्ट करता है, तो दैट इज़ वाई हमें इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन द पेशेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मुझे याद है आपकी एक एग्जाम में एस्पिरिन का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सिरोसिस डेवलप कंफ्यूजन, फ्लैपिंग, ट्रैमर्स एंड विच लैब वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिरोसिस वाले पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है, मेंटल कंफ्यूजन हो रही है, और फ्लैपिंग जिसको आप एस्ट्रेक्सिस बोलते हो वो देखने को मिल रहा है। कौन सी लैब वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी? सीरम क्रेटिनिन, सीरम सोडियम, सीरम अमोनिया, सीरम बिलिरुबिन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा अमोनिया, बिकॉज अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन के रिलेटेड जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ईसीजी फाइंडिंग इज क्लासिकली सीन इन हाइपोकैलेसीमिया। तो हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमआई भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है हाइपोकैलेसीमिया में कौन से क्लासिकल साइंस देखने को मिलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, शॉर्टेंड पीआर इंटरवल, पीक्ड टी वेव, एसटी एलिवेशन। सो इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल जो है हमें हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलता है। So the right option will be option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए
फॉर DHS पंजाब 499 का क्रैश कोर्स जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके। लेट्स डू इट वाला बैच है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पंजाबी PDF, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन, डाउट क्लासेस। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है कि मैम मुझे इन कुछ दिनों में ही कुछ कंटेंट चाहिए जो कि एकदम टिप टॉप हो और पॉइंट टू पॉइंट हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 500 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Which IV fluid is contraindicated in cerebral edema? तो cerebral edema में कौन सा fluid contraindicated होगा? So options है 0.9% NS, 5% dextrose, mannitol, 3% hypertonic solution. भाई hypotonic solutions आप नहीं दोगे जिसको आप 5% dextrose बोलते हो, because ये brain में swelling करवा देगा, जिसको आप बोलते हो cerebral swelling करवा देगा. So B option हम नहीं देते in the cerebral edema because it can cause more swelling in the patient. नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द पेरिटोनियल डायलिसिस डेवलप शोल्डर टिप पेन ड्यूरिंग इनफ्लो, द मोस्ट लाइकली कॉजेज। तो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट को शोल्डर की टिप पे पेन हो रहा है जब इनफ्लो हो रहा है, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा? पेरिटोनाइटिस, डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन फ्रॉम डायजिलेट, एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये आपको नई चीज़ दिख रही होगी भाई। इसमें क्या होता है कि जो डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन होती है, जो डायजिलेट होता है ना, उसकी वजह से। सो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है जब किसी को पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। जो भी चीज़ आपको नहीं दिखती है कॉपी पेन उठाया करो, उसे फटाफट से अपनी नोटबुक पे नोट डाउन किया करो। नेक्स्ट है, इन पैनक्रेटाइटिस विच सीरम मार्कर राइज अर्लीस्ट इज द मोस्ट स्पेसिफिक। तो इसमें से कौन सा सीरम मार्कर पैनक्रेटाइटिस में सबसे अर्ली राइज होता है और स्पेसिफिक है? अमाइलेज, लाइपेज, LDH, बिलीरुबिन। सो इट इज़ अ लाइपेज। अमाइलेज बी होता है बट लाइपेज लॉन्गर टाइम के लिए और अर्लीस्ट होता है, इसलिए हम लाइपेज को टिक लगाते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस ऑन रिफाम्सिन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट विच हार्मलेस साइड इफेक्ट। तो अगर पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट रिफाम्सिन पे है, ठीक है, TB ड्रग पे है, उसको क्या चीज़ बतानी पड़ेगी जो कि हार्मफुल साइड इफेक्ट है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर उसे पता होना चाहिए। ऑरेंज रेड सिक्रीशंस और डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, ग्रीनिश स्टूल, ब्लूइश टिंग टू स्किन, नेल ब्लैक नेल। सो इट इज़ अ ऑरेंज रेड कलर्ड की डिस्कलरेशन देखने को मिलती है हमें पेशेंट की सिक्रीशंस में, और ये हमें पेशेंट को बतानी होती है। ऐसा ना हो कि पेशेंट खुद का यूरिन देख के घबरा जाए कि ये हो जाए, उसको बताना है कि दिस इज़ हार्मलेस, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ द कॉमन हार्मलेस साइड इफेक्ट ऑफ द रिफाम्सिन। नेक्स्ट है, इन हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी बिफोर एक्टिव रिवार्मिंग। तो हाइपोथर्मिया मैनेजमेंट जब आप करते हो, प्रायोरिटी क्या रहती है जब आप एक्टिव रिवार्मिंग करते हो? इंसर्ट IV फ्लूइड, असेस कार्डियक रिदम, रिमूव वेट क्लॉथिंग, अप्लाई वार्म ब्लैंकेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या रहेगा। अगर आप एक्टिव रिवार्मिंग कर रहे हो हाइपोथर्मिया की मैनेजमेंट में, वो करने से पहले आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा? सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, हमने प्रॉपरली डिटेल्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो कल भी आप लोगों को मिलती हूँ नई क्लास में। टिल देन आप 499 में ये क्रैश कोर्स DHS का स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके लेट्स डू इट वाला बैच है जिसमें आपको ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। सो विदाउट एनी डिले आप लोग जुड़ सकते हो, 5 को आपका एग्जाम है उससे पहले। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।